नमस्कार विद्यार्थियों। स्वप्नवासव दत्तम की चर्चा हम पिछले 2 वीडियो से करते आ रहे हैं। स्वप्नवासव दत्तम के बारे में तो अभी हमने चर्चा प्रारंभ नहीं की है, किंतु काव्य क्या होता है, काव्य के जो 2 मुख्य भेद हैं, नाटक, रूपक और उपरूपक, उनके बारे में जाना हमने। रूपक के 10 भेदों की भी हमने चर्चा की। इसके बाद में नाटक क्या होता है, उसमें नायक किस प्रकार का होना चाहिए, अंक कितने होने चाहिए, उसमें नायक कैसा होता है, उसकी कथा वस्तु कैसी होती है, इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की। आज हम स्वप्नवासव दत्तम नाटक के जो रचनाकार हैं भास, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि भास के बारे में कोई भी बात इन्होंने स्वयं अपने नाटकों में नहीं लिखी है। भास के नाटक केरल के टी गणपति शास्त्री को एक गठरी के रूप में मिले थे और वही इसको प्रकाश में लेकर आए थे। जब भास के नाटकों को पढ़ा तो उसमें भास ने अपने बारे में कोई भी जानकारी, वंशावली इत्यादि का परिचय नहीं दिया था। तो भास का जो समय है, इसकी जानकारी के लिए जितने भी प्राचीन कवि हैं जिन्होंने भास के बारे में अपने ग्रंथों में चर्चा की है अथवा उनका नाम लिया है अथवा उनकी प्रशंसा की है, उसी के आधार पर उनका समय या काल निर्धारण किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से कवियों ने उनके किस श्लोक के बारे में अथवा उनकी किस रूप में चर्चा की है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि भास को किस कवि ने क्या कहा है और उनके किस श्लोक की वहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। तो महाकवि भास की चर्चा अनेक कवियों ने और लेखकों ने की थी, जिनमें कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में लिखा है, प्रथित यशसाम भास सम्मौलिक कविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य क्रियायां कथम परिषदो बहुमानः। कि अत्यधिक यश के स्वामी जो है, प्रथित यश जिनका है, भास और सम्मौलिक कवि के जो पुत्र हैं, उनके प्रबंधों का अतिक्रमण करके कैसे वर्तमान कवियों कालिदास इत्यादि को सभाओं में अत्यधिक सम्मान दिया जा सकता है। यानी बहुत अधिक प्रसिद्ध कवि भास इत्यादि हुए थे, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में प्रयुक्त किए गए श्लोक के द्वारा। इससे यह भी चरितार्थ होता है कि कालिदास से भास पूर्ववर्ती थे। आचार्य दंडी ने काव्य रस में भास के द्वारा रचित बालचरित और जो चारुदत्त नाटक हैं, उनके पद्य की वैदुष्यपूर्ण मीमांसा की है। कहने का तात्पर्य है कि जो बालचरित और चारुदत्त में प्रयुक्त किया गया जो श्लोक है, इस श्लोक के मीमांसा आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है, उसमें इस श्लोक की पूर्ण मीमांसा अर्थात इसमें छिपे भावों को बताया है। श्लोक क्या है? लिम्पतीव तमोअंगानि वर्षतीवांजनम नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। यह श्लोक आपको मृच्छकटिकम में भी देखने को मिलेगा। श्लोक का अर्थ है कि अंधकार अंगों को जैसे लीप रहा है, अंधकार अंगानी अंगों को लिम्पतीव जैसे लीप सा रहा है, वर्षतीवा अंजनम नभः आकाश जैसे आज काजल की बरसात कर रहा है, वैसे ही आज जो दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है, वो असत्पुरुष के समान, जो सज्जन पुरुष नहीं है, जैसे उनकी दृष्टि में उनको स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखती हैं, या ऐसे कहें कि अच्छी बातें जिनको नहीं दिखाई देती हैं, आंखों के सामने जिनके पर्दा डला हुआ होता है, ऐसे ही आज दृष्टि होते हुए भी असत्पुरुष के समान ही मेरी दृष्टि भी विफल हो गई है। ऐसा वहाँ ये श्लोक देखने को मिलता है। इसी की वैदुष्यपूर्ण व्याख्या दंडी ने की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दंडी से भी भास क्या है? पूर्ववर्ती हैं। महाकवि बाणभट्ट ने भी हर्षचरित में श्लिष्ट उपमा के साथ में भास की प्रशंसा करते हुए लिखा है, सूत्राधार कृतारंभे नाटके भूभूमिके सपातके यशोलेभे भासो देवकुलैरिव। बहुत अधिक भूभाग वाले और पताकाओं से भूषित देवालयों की भांति
सूत्रधार द्वारा आरंभ किए गए बहुत विस्तृत भूमिका वाले और पताका स्थानकों से युक्त भास के रूपक सुशोभित हो रहे हैं। भास के नाटकों की विशेषता यह है कि सूत्रधार से आरंभ किए हैं और वहाँ पात्रों की बहुत अधिक है, प्रधानता है, मतलब अधिक पात्रों का प्रयोग किया गया है नाटकों में। तो इसी की भी चर्चा इन्होंने बाणभट्ट ने की है। तो कहने का तात्पर्य है, बाण ने भास की चर्चा की है तो भास बाण के भी पूर्ववर्ती है। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है गौड़वऊ नाम का ग्रंथ, उसके लेखक हैं वाक्पति राज। उन्होंने अपने इस महाकाव्य यानी गौड़वहु में ज्वलन मित्र कहा है भास को। ये कहने के पीछे कारण था कि भास के नाटकों में अग्निदाह के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए उन्हें ज्वलन मित्र कहा। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ आपको 3 बातें जानने को मिलेंगी। एक ये कि गौड़वऊ नामक एक महाकाव्य है, दूसरा यह प्राकृत भाषा में है, तीसरा गौड़वहु के लेखक वाक्पति राज है, और चौथा जो इसमें बात है कि गौड़वहु के लेखक वाक्पति राज ने बाणभट्ट को, क्षमा कीजिएगा, भास को क्या कहा है, तो ज्वलन मित्र कहा है। इसके बाद राजशेखर हैं, उन्होंने भी स्वप्नवासव दत्तम को सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक महाकाव्य लिखा है। तो भास नाटश्चक्रे छेके क्षिप्ते परीक्षितुम, क्षमा कीजिएगा, भास नाटक चक्रेपि छेके क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको अभून् पावकः। आचार्य अभिनव गुप्त यह इसलिए प्रसिद्ध है दुनिया में क्योंकि इन्होंने अभिनव भारती नाम की टीका लिखी है। ये अभिनव भारती टीका जो है वह नाट्यशास्त्र की टीका है। भरत मुनि का लिखा हुआ जो नाट्यशास्त्र है उसके ऊपर अभिनव भारती टीका अभिनव गुप्त ने लिखी है। यह बहुत चर्चित पुस्तक है और परीक्षाओं में भी ये पूछी जाती है। तो यह लिखते हैं भास के बारे में, क्वचित क्रीड़ा यथा स्वप्न वासव दत्तायाम यथा स्वप्न वासव दत्ताख्ये नाटके। तो यहाँ पर भी स्वप्न वासव दत्ता का चर्चा की गई है, तो इसका मतलब अभिनव गुप्त से पूर्ववर्ती हैं। नाटककार जयदेव, जिन्होंने प्रसन्न राघव नामक नाटक लिखा है, उसमें इन्होंने भास को कविता कामिनी का हास कहा है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। भासो हासः कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः। जो भास ने हास में कहा वही कवि कुल गुरु जो कालिदास है उनका वही विलास है। दंडी ने अवंती सुंदरी में परतोपि स्थितो भास शरीरे रेव नाटके के द्वारा भास का स्मरण किया है। तो दंडी से पूर्ववर्ती हैं, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। तो आधुनिक युग में भास की रचनाओं को प्रकाश में लाने वाले थे जो 909 ईस्वी में लेकर आए के टी गणपति शास्त्री। केरल के राज्य के पद्मनाभपुर के निकट मणलिकक्कर मठ से इन्होंने मलयालम लिपि में 105 पृष्ठों की एक गठरी मिली, जिसमें भास के 10 रूपक तो पूरे थे और एक रूपक खंडित रूप में था। बाद में अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक इनको बाद की यात्राओं में मिले थे। तो भास के कुल 13 नाटक हमें उपलब्ध होते हैं, जिनको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। यह आपके लिए बहुत मुख्य है। आपको इनको याद भी रखना है और किस नाटक का कथानक कहाँ से लिया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो उदयन कथा जो जिसका मूल है जिन नाटकों का, वह है प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवासव दत्तम। इनका उदयन कथा मूलक है। वासव दत्तम के लिए यह भी कहते हैं कि यह जो नाटक है कि बृहत कथा जो गुणाढ्य की लिखी हुई है उससे भी इसका कथानक देखने को मिलता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वप्नवासव दत्तम का कथानक कहाँ से लिया गया है। तो उदयन कथा मूलक भी है ये, और उदयन की जो कथा ली गई है वो बृहत कथा के गुणाढ्य बृहत कथा से ली गई है जो गुणाढ्य द्वारा रचित है। रामायण मूलक 2 नाटक लिखे हैं महाकवि भास ने, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। महाभारत मूलक भी नाटक लिखे गए हैं, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग तथा बालचरितम। यह जो जितने भी नाटक हैं
7 नाटक हैं ये। 7 नाटक महाभारत की कथा पर आश्रित हैं। इनके नाम से भी यह स्पष्ट हो रहा है। ऊरुभंग की कथा है, दुर्योधन के दूत के द्वारा भेजा हुआ श्री कृष्ण वाला संवाद है। 5 रातों की पांडवों की कथा है। घटोत्कच के बारे में वर्णन है। कर्णभार के बारे में वर्णन है, यानी कर्ण के कुंडलों के बारे में जो कथा है वह है। मध्यम व्यायोग है, भीम की कहानी है इसमें। और बालचरित में कृष्ण का वर्णन है। लोक कथा मूलक, अविमारक और चारुदत्त जो है वो लोक कथा मूलक है। अब इसमें ये सब हैं जो नाटक है, और नाटक के बहुत सारे भेद भी देखने को मिलते हैं। भेद का मतलब इसमें अंक भी है, कोई वीथी भी है, कोई इहा मृग भी है। मैं एक बार इसके छोटे छोटे बता देती हूँ कि प्रतिमा नाटक जो है वो 7 अंकों का नाटक है। राम के गमन और सीता हरण का इसमें वर्णन है। राम कथा का कुल मिलाकर संक्षेप में वर्णन है। और जो भरत ननिहाल से लौटकर अपने पिता राजा दशरथ की प्रतिमा को देव मंदिर में पितामह आदि के साथ देखकर उनकी मृत्यु को समझ जाते हैं, बस यही प्रतिमा नाटक के नामकरण का आधार है। दूसरा है अभिषेक नाटक। इसमें 6 अंक हैं। इस नाटक में किष्किंधा कांड से राम के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन है। इसीलिए इसका नाम अभिषेक नाटक रखा गया है। पंचरात्र में यह 3 अंकों का नाटक है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यज्ञ करने और यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें मुंह मांगी दक्षिणा देने के लिए कहता है। तब द्रोणाचार्य जी अपनी दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य देने की मांग करते हैं। दुर्योधन के इस बात को अस्वीकार करने पर द्रोण क्रुद्ध हो जाते हैं, और फिर शकुनी के परामर्श के अनुसार दुर्योधन इस शर्त पर तैयार होता है कि यदि पांडव 5 रात्रि के भीतर मिल जाएंगे तो ऐसा संभव हो सकेगा। कौरव विराट नगरी पर गायों के लिए आक्रमण करते हैं और राजकुमार उत्तर कौरवों से युद्ध करते हैं, और अज्ञातवासी पांडवों की सहायता से उनकी जीत हो जाती है। पांडवों को फिर पहचान कर द्रोणाचार्य दुर्योधन की प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं, पर दुर्योधन आधा राज्य उन्हें दे देता है। ऐसी कथा महाभारत में यद्यपि देखने को हमें नहीं मिलती है, फिर भी यह कवि की आंशिक कल्पना है। और यहाँ पर ये इस तरह से पंचरात्र नाम का नाटक है जिसमें 5 अंक हैं, क्षमा कीजिएगा 3 अंक हैं। इसके बाद है नाटक मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग जो नाटक है यह एकांकी है, यानी एक ही रूपक वाला है। इसमें वनवास काल में भीम के द्वारा घटोत्कच के चंगुल से एक ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को छुड़ाने की कथा का वर्णन है। मध्यम का मतलब भीम है और उस ब्राह्मण बालक दोनों का बोध होता है इस मध्यम शब्द से। दूत घटोत्कच में एकांकी है यह भी। और अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात घटोत्कच जो है दूत बनकर श्री कृष्ण का संदेश कौरवों के पास ले जाता है, इसी की कथा है। कर्णभार यह भी 1 अंकों का नाटक है। दुर्योधन की मृत्यु के बाद में कौरवों की ओर से कर्ण के सेनापति हो जाने पर युद्ध का सारा भार कर्ण पर आ जाता है, और इसी का वर्णन इसी में है। दूत वाक्य यह भी 1 अंक का नाटक है। भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं, यही कथा इसमें वर्णित है। उरुभंग में द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार के रूप में भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ने की कथा वर्णन है, और यह भी 1 अंकों का नाटक है। बालचरित इसमें 5 अंकों का नाटक है, और श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का इसमें वर्णन है। चारुदत्त यह 4 अंकों का नाटक है। और मृच्छकटिकम की जो कथा वस्तु है कि ब्राह्मण होता है या निर्धन क्षमा कीजिएगा, वैसे मृच्छकटिकम के लेखक जो शूद्रक हैं वो शायद इसके भास के बाद हुए हैं, तो उन्होंने भास के चारुदत्त नाम के नाटक से ही अपनी कथा को ग्रहण किया होगा। तो निर्धन किंतु उदार ब्राह्मण जो चारुदत्त है, उज्जैनी की एक प्रसिद्ध सुंदरी गणिका वसंत सेना से सात्विक प्रेम करते हैं, और इसी का वर्णन इसमें है। बाद में इसी को आधार करके शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। अविमारक यह 6 अंकों का नाटक है। राजा कुंती भोज की जो पुत्री है कुरंगी, और सांवरी राज के जो पुत्र हैं, उन दोनों के प्रेम विवाह का इसमें वर्णन है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो नाटक है 4 अंकों का नाटक है। उदयन के द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता का हरण करने की कथा का इसमें वर्णन है।
और अगला जो अंतिम जो 13वां नाटक है वह है स्वप्न वासवदत्तम। इसमें 6 अंक हैं और ये घटना प्रधान है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती देश की राजकुमारी वासवदत्ता की स्वप्न में मिलने की घटना है, इसलिए इसका नाम वासवदत्ता है। तो यह इनका संक्षेप में परिचय था। आगे चलते हैं हम। भास का काल तो इन्हीं सभी के आधार पर 300 से 200 ईसा पूर्व रखा गया है। तो स्वप्न वासवदत्तम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए इसका कथानक, वैसे तो मैंने आपको कहा कि उदयन मूलक कथा है, लेकिन फिर भी और इसका मुख्य जो स्रोत है गुणाढ्य की वृहत कथा है। इसमें वत्स देश के राजा उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत की राजकुमारी वासवदत्ता के प्रणय की कथा है और इस नाटक का अभिनयात्मक शैली से सरस वर्णन इसमें किया गया है। इस नाटक के नायक हैं वत्सराज उदयन, जो धीर ललित श्रेणी के नायक हैं। नाटक की जो मुख्य नायिका है वो है वासवदत्ता, जिनके पिता का नाम वत्सराज है, अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री है वह, और उदयन की यह प्रथम पत्नी है। नाटक की प्रधान नायिका है और नायिका का प्रकार है स्वीया नायिका। पद्मावती भी इस नाटक की नायिका है और वह मगधराज दर्शक की बहन है और वत्सराज उदयन की दूसरी पत्नी है। इन नायिका का जो प्रकार है वह मुग्धा नायिका। योगेंद्रायण इस जो नाटक है इसमें उदयन के अमात्य हैं और इस नाटक का विदूषक है वसंतक। यह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वप्न वासवदत्तम नाम की सार्थकता इसलिए है, नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम, अर्थात नाटक का नामकरण ऐसा ही होना चाहिए जो उसमें गर्भित अर्थ को प्रकाशित करता हो। तो इसीलिए जो घटना प्रधान स्वप्न वासवदत्तम है इसमें 4 मुख्य घटनाएं हैं। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी का प्रवेश होना, चतुर्थ अंक में राजा और विदूषक का जो वार्तालाप है वह महत्वपूर्ण है घटना है। पंचम अंक में स्वप्न का दृश्य होना राजा उदयन को, और छठे अंक में सभी पात्रों का सुखद मिलन, यह मुख्य घटना है। तो इन चारों घटनाओं में जो पंचम अंक का स्वप्न का दृश्य प्रस्तुत नाटक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। राजा उदयन की स्वप्न की अवस्था में ही रानी वासवदत्ता से भेंट होती है। इसे भास ने बहुत ही रसमय तरीके से प्रस्तुत किया है और इस मिलन के से वासवदत्ता का जो चिर वियोग उदयन को सहन करना पड़ रहा था, उससे हृदय में उसको संतोष होता है। राजा को वासवदत्ता के जीवित रहने का भी सुखद अनुभव होता है और राजा को अपहृत राज्य की पुनः प्राप्ति होती है, जो कि इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। उक्त घटना उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है और नाटक का केंद्र बिंदु भी है। इसलिए स्वप्ने वासवदत्ताम अधिकृत्य नाटकम, स्वप्ने दृष्टाम वासवदत्ताम अधिकृत्यम कृतम नाटकम स्वप्न वासवदत्तम, इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। तो स्वप्न वासवदत्तम की कुछ कथा आपको पता चली होगी कि इसमें उदयन जो है वो उसका राजपाट छिन जाता है, क्योंकि वह वासवदत्ता के प्रेम में अत्यधिक पड़ जाता है। तो उसका जो अमात्य है वो वासवदत्ता का हरण क्या उसे कहीं छुपा देता है, उसे मगध की जो राजकुमारी है उनके यहाँ पर निक्षेप के रूप में रख देता है और फिर मगध की राजकुमारी के साथ राजा उदयन का विवाह कराकर और उनकी सहायता से फिर वो उस राज्य को जीतते हैं और वहाँ पर ही उनका वासवदत्ता से मिलन होता है। तो इस प्रकार यह वासवदत्ता नाटक की संक्षेप में कहानी है। इसमें 6 अंक हैं। तो अगले वीडियो से हम वासवदत्ता नाटक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।